नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं राधेश्याम बैरागी, आपके इस पसंदीदा लेक्चर कार्यक्रम में जो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग भारतीय प्रशासनिक सेवा आयोजित की जाती है। उसके लिए जो विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण कंटेंट है, स्टडी मटेरियल है, फ्री में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के जो परिणाम थे उनके बारे में चर्चा की और अन्य लेक्चर्स के बारे में चर्चा की। आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज। ओके, तो उसमें जो पहले वर्साई की संधि थी क्या, उसके बाद में वर्साई की संधि की शर्तें क्या थी और मूल्यांकन क्या था, और वर्साई संधि और द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में थोड़ा सा प्रसंग देखेंगे। सेंट जर्मेन की संधि, त्रियानो की संधि, न्यूली की संधि और सेब्रे की संधि के साथ आज के इस अध्याय का समापन करेंगे। ये शुरुआत करते हैं वर्साई की संधि। मित्र राष्ट्रों द्वारा की गई सभी संधियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संधि वर्साई की संधि थी, जो जर्मनी के साथ की गई थी। 4 महीने के अथक परिश्रम के पश्चात तैयार हुई उक्त संधि का मसौदा मित्र राष्ट्रों ने जर्मन प्रतिनिधि मंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया। इस संधि पर विचार करने हेतु जर्मनी को 2 सप्ताह का समय दिया गया। निश्चित ही यह संधि पूर्ण रूप से मित्र राष्ट्रों के हितों के संवर्धन और जर्मन हितों के बलिदान पर आधारित थी। अतः जर्मनों द्वारा इस संधि की शर्तों का विरोध हुआ तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज द्वारा जर्मनी के साथ पुनः युद्ध की धमकी दी गई। फलतः जर्मनी को बाध्य होकर वर्साई की संधि को स्वीकार करना पड़ा। शर्तों के बारे में देख लेते हैं क्या शर्तें थी। पहली, प्रादेशिक व्यवस्था। अल्सोस लोरेन का प्रसिद्ध समृद्ध क्षेत्र जो 1871 ईस्वी में जर्मनी द्वारा फ्रांस से छीन लिया गया था, वर्साई की संधि के तहत पुनः जर्मनी से लेकर फ्रांस को दे दिया गया। जर्मनी की सैन्य शक्ति से भयभीत फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंसो ने अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए राइन नदी के बाएं किनारे अर्थात राइनलैंड पर लगभग 31 मील क्षेत्र का स्थायी रूप से असैन्यकरण कर दिया गया। इसका अभिप्राय यह था कि इस 31 मील वाले भूभाग पर जर्मनी कभी भी सैन्य गतिविधियां संचालित नहीं करेगा। इसके अलावा राइनलैंड को उत्तरी, मध्य और दक्षिणी 3 भागों में विभक्त कर दिया गया और मित्र राष्ट्रों की सेनाएं उत्तरी भाग पर 5 वर्ष तक, मध्य भाग पर 10 वर्ष तक और दक्षिणी भाग पर अगले 15 वर्षों तक क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने हेतु मौजूद रहे। यद्यपि फ्रांस राइनलैंड को प्राप्त करने की इच्छा रखता था, परंतु जब उसकी यह मंशा पूरी नहीं हुई तो उसने जर्मनी के समृद्ध कोयला क्षेत्र सार पर अधिकार करने का दावा प्रस्तुत किया और अंततः यह तय हुआ कि सार क्षेत्र की शासन व्यवस्था राष्ट्रसंघ के अधीन संचालित होगी एवं सार कोयला खानों पर फ्रांस का स्वामित्व स्थापित हुआ। इस संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन क्षेत्रों में 15 वर्षों के पश्चात जनमत संग्रह द्वारा यह तय किया जाएगा कि यहाँ के लोग जर्मनी या फ्रांस में से किसके साथ रहना चाहते हैं, और यदि इस जनमत संग्रह का परिणाम जर्मनी के पक्ष में आता है तो उस स्थिति में इस कोयले की खानों को जर्मनी फ्रांस को निश्चित मूल्य देकर खरीद सकता है। जर्मनी को सर्वाधिक नुकसान उसकी पूर्वी सीमा पर हुआ। मित्र राष्ट्रों द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पोलैंड के निर्माण का निर्णय लिया गया और जर्मनी के पूर्वी सीमा के अधिकांश भूभागों को छीनकर नवनिर्मित पोलैंड राज्य को दे दिया गया। पोलैंड के लिए एक निश्चित समुद्री सीमा प्राप्त करने हेतु जर्मनी के बीचों बीच एक विस्तृत भूभाग जिसके अंतर्गत पोसेन एवं पश्चिमी प्रशा का संपूर्ण क्षेत्र शामिल था, पोलैंड को दे दिया गया। यह प्रदत्त क्षेत्र पोलिस गलियारे के नाम से प्रसिद्ध था। इसके कारण पूर्वी प्रशा शेष जर्मनी से एकदम अलग थलग हो गया। पोलिस गलियारे के उत्तरी छोर पर डांजिंग नामक प्रसिद्ध बंदरगाह था, जहां की संपूर्ण आबादी जर्मन थी, परंतु विडंबना यह थी कि डांजिंग को एक स्वतंत्र नगर घोषित कर उसे राष्ट्रसंघ के संरक्षण में रख दिया गया। प्रसिद्ध बाल्टिक बंदरगाह मेमेल को प्रारंभ में राष्ट्रसंघ के संरक्षण में रखा गया, परंतु बाद में इसे लिथुआनिया के अधीन कर दिया गया। स्लेस्विग का प्रसिद्ध डच क्षेत्र जो 1864 में बिस्मार्क ने डेनमार्क से छीन लिया था, एक जनमत संग्रह के परिणाम के आधार पर पुनः डेनमार्क को लौटा दिया गया। इसके अतिरिक्त जर्मनी को साइलेशिया नामक क्षेत्र का एक छोटा भाग चेकोस्लोवाकिया को देना पड़ा तथा यूपेन, मार्सनेट और मलमेडी के क्षेत्र बेल्जियम को मिल गए। वहीं प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थित विभिन्न द्वीपों सहित अफ्रीकी महादेश में स्थित 4 जर्मन उपनिवेशों से जर्मनी को वंचित कर दिया गया। इसे मित्र राष्ट्रों के संरक्षण में रखा गया। इस प्रादेशिक व्यवस्था से लगभग 13% भूभाग एवं 10% आबादी जर्मन के हाथ में से निकल गई। इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के आधार पर कहा जा सकता है कि जर्मनी प्रतिशोध की भावना से अधिक समय तक इंतजार नहीं कर सकता था। वहीं जो दूसरी शर्त थी सैन्य व्यवस्था, वर्साई संधि की सैनिक व्यवस्था भी जर्मनी हेतु काफी अपमानजनक और सैन्य दृष्टि से इसे निर्बल करने के उद्देश्य से प्रेरित थी। इस संधि के तहत जर्मन सेना की अधिकतम संख्या 1 लाख तक तय की गई। जर्मनी का प्रधान सैनिक कार्यालय समाप्त कर दिया गया। सैन्य सामग्री सहित युद्धोपयोगी वस्तुओं के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इतना ही नहीं,
जर्मनी के सभी नौसैनिक जहाज जब्त कर लिए गए और साथ ही यह तय किया गया कि जर्मनी की नौसेना में केवल 6 युद्धपोत एवं इसकी इतनी ही संख्या में गश्ती जहाज होंगे। जर्मनी हेतु पनडुब्बी जहाजों के निर्माण पर प्रतिबंधी लगा दी गई। आमतौर पर हम कह सकते हैं कि जर्मनी हेतु निशस्त्रीकरण की व्यवस्था आरोपित कर उसे सैन्य दृष्टि से बिल्कुल ही पंगु बना दिया गया। निशस्त्रीकरण पर आधारित इस गृहीत व्यवस्था के अनुपालन एवं निगरानी हेतु जर्मनी के खर्च पर मित्र राष्ट्रों द्वारा एक सैन्य आयोग स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि जर्मनी के अत्यंत संवेदनशील राइनलैंड क्षेत्र का स्थायी रूप से असैन्यकरण कर दिया गया एवं इस क्षेत्र को अगले 15 वर्षों के लिए मित्र राष्ट्रों के आधिपत्य में रखने की व्यवस्था हो गई या कर दी गई। फिर आर्थिक व्यवस्था का जो शर्त थी वो क्या थी? वर्साई संधि के तहत की गई व्यवस्था ने आर्थिक संधि से जर्मनी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी। चूंकि संधि में इस बात को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया था कि जर्मनी एवं उनके सहयोगी राष्ट्र ही विश्व युद्ध के विस्फोट है तो जिम्मेदार है। इसी आधार पर युद्ध में मित्र राष्ट्रों की हुई क्षति की भरपाई के लिए जर्मनी को क्षतिपूर्ति का दायित्व सौंपा गया। यद्यपि क्षतिपूर्ति की वास्तविक रकम वर्साई संधि में निश्चित नहीं की गई, परंतु यह व्यवस्था अवश्य की गई कि 1921 तक जर्मनी $5 अरब जमा करें। क्षतिपूर्ति से संबंधित एक बात और तय की गई, क्षतिपूर्ति आयोग की संस्तुति पर ही अंतिम रकम तय की जाएगी। युद्ध काल में जर्मनी द्वारा फ्रांस के लोहे और कोयले का भरपूर उपयोग किया गया था और इसी आधार पर लोहे और कोयले की खानों से युद्ध जर्मनी का सार क्षेत्र आगामी 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया। वहीं हम लोग अगर वर्साई की संधि का मूल्यांकन करें तो वो इस प्रकार है। पेरिस शांति सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों के साथ जो संधियां की गई उनमें सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण संधि वर्साई की संधि है। वर्साई की संधि विश्व युद्ध का समाप्ति का दस्तावेज होने के साथ आगामी विश्व युद्ध का घोषणा पत्र भी था, जिसमें पहला आरोपित संधि। वर्साई की संधि की शर्तें तैयार करने में जर्मनी की कोई भूमिका नहीं थी, जर्मनी को सिर्फ हस्ताक्षर करने की भूमिका मिली थी, अतः जर्मनी वासी इस संधि को थोपी हुई संधि मानते थे। वहीं दूसरा अपमानजनक प्रावधान, जर्मनी को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करने हेतु उसके संसाधनों पर दूसरे राष्ट्रों का स्वामित्व स्थापित कर दिया गया, जिसमें अल्सोस लोरेन प्रदेश फ्रांस को, राइनलैंड मित्र राष्ट्रों की सेना को 15 वर्ष के लिए तथा सार्क क्षेत्र की व्यवस्था शासन व्यवस्था राष्ट्र को सौंप दी गई। सैन्य शक्ति को बिल्कुल समाप्त प्राय बना दिया, जिसके तहत अधिकतम 1 लाख सैनिक, 6 युद्धपोत रखने तथा वायुसेना पर पूर्णतः प्रतिबंध जैसे दमनकारी प्रयास किए गए। इसके अतिरिक्त जर्मनी से अत्यधिक मात्रा में क्षतिपूर्ति की मांग की गई, जिससे पूरा करने में वह समर्थ नहीं था। यद्यपि जर्मनी जैसे स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए इन कठोर शर्तों को स्वीकार करना असंभव था, किंतु तत्कालीन परिवेश को प्रतिकूल देखकर जर्मनी ने इस थोपी हुई संधि को स्वीकार कर लिया। वहीं प्रतिशोधात्मक संधि भी कहते हैं। संधि के प्रावधानों की कठोरता देखकर स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि संधि शांति स्थापना के उद्देश्य से अधिक विजेता राष्ट्रों के अपने स्वार्थों की पूर्ति और अपनी पुरानी शत्रुता का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से प्रेरित थी। वहीं विश्वासघाती संधि भी कहते हैं। जर्मनी ने वुड्रो विल्सन के 14 सूत्रों के आधार पर युद्ध समाप्ति स्वीकार की थी, किंतु संधि में इन सूत्रों का पालन नदारद ही था। सैन्य शक्ति में कटौती सिर्फ जर्मनी के लिए की गई। व्यापार स्वतंत्रता की घोषणा के स्थान पर जर्मनी का व्यापार मित्र राष्ट्रों के नियंत्रण में आ गया और जर्मन राष्ट्रीयता की अखंडता का पालन भी नहीं किया गया, जो एक प्रकार से जर्मनी के साथ विश्वासघाती था। पांचवा, आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर की पालना नहीं हुई। विल्सन के आत्मनिर्णय के सिद्धांत के अनुसार एक जाति, एक भाषा और एक संस्कृति के लोगों को अपना पृथक राज्य बनाने की स्वतंत्रता होगी, किंतु इसका पालन जर्मनी के संदर्भ में नहीं किया गया। जर्मन जनता को जर्मनी से पृथक अन्य राष्ट्रों के अधीन रखा गया, जिससे जर्मन असंतोष को बढ़ावा मिला। छठा जो था वो वर्साई की संधि वैचारिक संघर्ष के रूप में भी मान सकते हैं। वर्साई की संधि के तहत 3 बड़ों क्लेमेंसो, विल्सन और लॉयड जॉर्ज के विचारों का संघर्ष ही झलकता है। लोकसन के अनुसार विल्सन के आदर्शवाद और सम्मेलन के भौतिकवाद, क्लेमेंसो लॉर्ड जॉर्ज में तीव्र विरोध था और ज्यादातर मामलों में भौतिकवाद विजयी रहा, क्योंकि फ्रांस ने यहाँ अपना प्रतिशोध पूर्ण किया, तो इंग्लैंड ने अवसर का उपयोग करते हुए अनुकूल शर्तें लदवाने में किया, जिससे फ्रांस अधिक लाभ हासिल नहीं कर पाए। ठीक है। फिर वर्साई संधि एवं द्वितीय विश्व युद्ध से क्या चीज अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध की ये संधि किस प्रकार शुरुआत करती है। एक कहना काफी हद तक सत्य है कि वर्साई की संधि प्रत्यक्ष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। वर्साई की संधि का उद्देश्य यूरोप में स्थायी शांति स्थापित करना था, परंतु इसके मूल में विद्यमान विषाक्त बीज मात्र 20 वर्षों के भीतर ही फूट पड़ा और द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में विश्व के महाविनाश का कारण बन गया। यह तो निश्चित ही था कि वर्साई की संधि जैसे कठोर अपमानजनक संधि की शर्तों को कोई भी स्वाभिमानी देश लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
अतः यह तो स्वाभाविक ही था कि भविष्य में जर्मनी पुनः युद्ध द्वारा अपने अपमान को धोने का प्रयास करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बीच वर्साई की संधि आरोपित संधि के शर्तों में मौजूद थे। क्योंकि 1919 में जर्मन असहाय था, अतः वह वर्साई की कठोर संधि का घूंट पीकर रह गया। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वह शक्ति का संचय कर संधि के एक एक शर्त का उल्लंघन करने लगा। इस कठोर और प्रतिशोधात्मक संधि के अनेक भाग मित्र राष्ट्रों की सहमति एवं विक्षोभ से संशोधित तथा भंग होते चले गए और जर्मनी ने संधि की शर्तों को ठुकराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि विश्व की किसी भी संधि में इतनी तीव्र गति से संशोधित नहीं हुए जितने कि वर्साई की संधि में। 1926 में इस संधि के प्रथम भाग में संशोधन किए गए, जब जर्मनी को राष्ट्रसंघ की सदस्यता मिली। क्षतिपूर्ति के प्रश्न को अंततः सन 1932 में लोजान सम्मेलन द्वारा समाप्त कर दिया गया। 1933-34 में जर्मन राजनीति में हिटलर के उत्कर्ष के पश्चात वर्साई संधि की शर्तों को तोड़ना तो बहुत छोटी सी बात हो गई। 1935 से 36 में निशस्त्रीकरण संबंधी वर्साई संधि की शर्तों को सभी मर्यादाओं को हिटलर ने भंग कर दिया, खासकर जर्मन सेना को सीमित करने वाली शर्तों को। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने शीघ्र ही अपने खोए हुए भूभाग को पुनः प्राप्ति करने का सिलसिला प्रारंभ कर दिया। 1935 में उसने राइनलैंड में फौज भेजकर उस पर अधिकार कर लिया और इस युद्ध में असैन्यकरण संबंधी वर्साई की संधि के बंदों को अस्वीकार कर दिया। सितंबर 1938 में जर्मन अल्पसंख्यकों को चेकोस्लोवाकिया से मुक्त कराने हेतु प्रेरित हुआ एवं लगभग समस्त चेकोस्लोवाकिया को ही जर्मनी में विलय कर दिया। चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लेने के पश्चात हिटलर ने पोलिस, गलियारा एवं डाल्जिंग के बंदरगाह की ओर ध्यान केंद्रित किया। अंततः जब वर्साई की संधि द्वारा पोलैंड संबंधी व्यवस्थाओं को तोड़ने का प्रयत्न किया गया तो इसकी परिणति द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में सामने आई। अतः कहा जा सकता है कि वर्साई संधि ही अन्यायपूर्वक एवं आरोपित व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए हिटलर ने घटनाओं की वह अनवरत श्रृंखला शुरू कर दी, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध का विस्फोट हो गया। अतः एक अर्थ में वर्साई की संधि शांति का अंत करने वाली संधि थी। फिर सेंट जर्मेन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ मित्र राष्ट्रों की संधि पेरिस के समीप सेंट जर्मेन में हुई। इस संधि के अनुसार ऑस्ट्रियन साम्राज्य का विखंडन हो गया। ऑस्ट्रिया ने हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया तथा यूगोस्लाविया की स्वतंत्रता को मान्यता दी। इन सभी राष्ट्रों को ऑस्ट्रिया हंगरी के बहुत से भूभाग प्राप्त हुए। इस लूट में इटली भी कुछ पाने की इच्छा रखता था, अतः उससे भी इरिट्रिया के क्षेत्र प्राप्त हुए। सेंट जर्मन की संधि के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया को अपने जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से 3/4 हिस्से की हानि उठानी पड़ी। निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया ऑस्ट्रिया में भी हुई। ऑस्ट्रियाई सैनिकों की संख्या घटाकर 30,000 कर दी गई। 9 सैनिक जहाज जब्त कर लिए गए। डेन्यूब नदी का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इतना ही नहीं, युद्ध की जिम्मेदारी का भार ऑस्ट्रिया पर भी डाला गया तथा क्षतिपूर्ति हेतु बड़ी रकम हर्जाने के रूप में देने की बात तय हुई। उसके बाद त्रियानो की संधि, यह संधि मित्र राष्ट्रों और हंगरी के बीच संपन्न हुई थी। इस संधि का हंगरी का अंग भंग कर दिया, जिससे ट्रांसिल्वेनिया एवं उसके साथ के कुछ प्रदेश रोमानिया को दे दिए गए। क्रोएशिया, स्लोवानिया और बोस्निया हर्जेगोविना यूगोस्लाविया को तथा स्लोवाकिया के क्षेत्र चेकोस्लोवाकिया को प्राप्त हुए। समुद्री मार्ग हेतु फ्ल्यूम बंदरगाह के भाग्य का निर्णय इटली एवं यूगोस्लोवाकिया की सहमति पर छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, इस संधि के परिणाम स्वरूप हंगरी पर निशस्त्रीकरण तथा क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी को पूरा करने हेतु दबाव बनाया गया। इन विभिन्न कठोर संधि के प्रति हंगरीवासियों में व्यापक आक्रोश भी फैल गया। उसके बाद नेउली की संधि, मित्र राष्ट्रों ने बुल्गारिया के साथ नेउली की संधि की। इस संधि के तहत बुल्गारिया को जीते हुए प्रदेशों को वापस करना पड़ा। मैसिडोनिया का अधिकांश हिस्सा यूगोस्लाविया को एवं ब्रेस का प्रदेश यूनान को दिया गया। साथ ही बुल्गारिया को भी सैन्य और आर्थिक दृष्टिकोण से एकदम पंगु बनाने की हरसंभव कोशिश की गई। फलतः बुल्गारिया में भी इस संधि के प्रति तीव्र विरोध सामने आ गया। उसके बाद सबसे अंतिम है सेब्रे की संधि। इस संधि के अनुसार तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया गया। तुर्की की सीमा एशिया माइनर प्रायद्वीप एवं कुस्तुनतुनिया नगर तक सीमित कर दी गई। साथ ही एक विशेष प्रावधान द्वारा संरक्षण प्रणाली की व्यवस्था की गई। इस प्रणाली के तहत फिलिस्तीन, ट्रांसजॉर्डन, मेसोपोटामिया इंग्लैंड को, जबकि सीरिया और लेबनान फ्रांस को प्रदान कर दिए गए। इस प्रकार ये वर्साई की संधि के साथ सेंट जर्मेन की संधि, त्रियानो की संधि, न्यूली की संधि, सेब्रे की संधि के साथ प्रथम विश्व युद्ध का ये अध्याय समाप्त करते हैं।
इजाज़त चाहता हूँ आपसे तब तक के लिए, जब हम नेक्स्ट जो है अध्याय लेके आएंगे 1917 की रूशियन रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग भाग 23 में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।